चंदा की कुछ ही हफ्ते पहले केशव के साथ शादी हुई थी। शादी में वो अपने मायके से बहुत सारे नेकलेस लेकर आई थी, जिसे वो पहनती तो कुछ तो उसके गले में आ जाते, लेकिन कुछ उसकी गर्दन में नहीं आते। अरे ये आ क्यों नहीं रहे हैं? अभी अभी शादी हुई है, इतने सारे सेट मैंने पहने भी नहीं है और ये आ भी नहीं रहा मेरी गर्दन में। इस वाले को पहनती हूँ। ये बोलकर चंदा अपना पूरा सेट पहन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, ओहो, ये तो चिपक ही गया पूरी गर्दन से और टाइट भी हो रहा है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा ये मेरी गर्दन में। माँ ने भी ना जाने कैसे हार बनवाया है मेरे लिए, एक भी ठीक से नहीं आ रहा। इसको पहनकर तो मेरा दम घुट रहा है। इतना कहकर चंदा उस नेकलेस को उतार ही रही होती है कि तभी उसकी सास का आना होता है। अरे बहू, क्या हुआ? मैं पहना दूं क्या? दिखा मुझे, मैं तेरी मदद करती हूँ इस नेकलेस को पहनने में। हाँ माँ जी, आप ही कर दो। इतनी देर से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नेकलेस मेरी गर्दन में आ ही नहीं पा रहा। हाँ, तेरी गर्दन भी तो मटका है। मेरा मतलब बहू, ये तेरे गले में आएगा ही नहीं। तू ऐसा कर, जो तू इनमें से तुझे नहीं आ रहा वो मुझे दे दे। ठीक है माँ जी, ये आप ही ले लो, मुझे तो आ नहीं रही है। ठीक है बहू, ला दे। तेरे ना सही किसी और के तो काम आएगा ना। गर्दन तो मोटी है इसकी, साथ में बुद्धि भी मोटी है, वरना इन्हीं हार को सुनार से दोबारा बनवा लेती। माँ जी, मैं आज अगर हार ना पहनूं तो चलेगा ना? कोई ठीक से आ ही नहीं रहा है। कुछ बड़े बड़े तो है, लेकिन बाहर पार्टी में जाने के लायक नहीं है वो अभी। हाँ, कोई बात नहीं बहू, ऐसे ही रह ले। वैसे भी तुझे कौन देख रहा है? केशव ऑफिस गया है और कोई कुछ बोले तो मेरा नाम ले लियो। हाँ ठीक है माँ जी। ऐसे ही शाम को केशव ऑफिस से आ जाता है और अपनी पत्नी का सूना गला देखकर उससे बोलता है, अरे चंदा, तुमने गले में कुछ पहना क्यों नहीं है? नई नई शादी हुई है हमारी, थोड़ा तैयार रहा करो। ऐसा गला सूना अच्छा नहीं लगता। अरे केशव जी, वो मैं अपनी मम्मी वाला हार पहन रही थी, लेकिन वो आया ही नहीं, गले में फंस गया मेरे। दूसरा वाला भी ऐसे ही टाइट आ रहा था, चिपक गया था गर्दन से और सफोकेशन की वजह से निकाल दिया मैंने उसे। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? यही तो है मेरे गले में केशव जी। अरे मेरा मंगलसूत्र कहाँ गया? अभी अभी तो यही था। केशव जी, मैं सच कह रही हूँ, वो मैंने नहीं निकाला, मैंने बस हार निकाला था। हे भगवान, कहाँ चला गया? अरे मैंने ऐसे ही पूछा है, डोंट वरी, यहीं कहीं होगा, काम करते हुए गिर गया होगा। डोंट वरी कैसे हो जाऊं केशव जी? अभी शादी को टाइम कितना हुआ है और मैंने मंगलसूत्र खो दिया। तुम एक काम करो, तुम यहाँ देखो, मैं रूम में जाके देखता हूँ। केशव की बात सुनकर चंदा भी अपना नया मंगलसूत्र ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद केशव को अपने कमरे में ही उसका मंगलसूत्र मिल जाता है, लेकिन टूटा हुआ देखकर वो चंदा को बोलता है, चंदा, ये मिल गया, लेकिन टूटा हुआ है। तुमने जोर से उतारा था कैसे? नहीं केशव जी, भला मैं इतनी जबरदस्ती के साथ क्यों उतारूंगी, वो भी इसे। अब शगुन हो गया केशव जी। अब माँ जी क्या बोलेंगी? मंगलसूत्र का टूटना तो बहुत अशुभ होता है। अब माँ जी बोलेंगी मुझे, मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओहो जान, तुम कितना सोचती हो। अरे कल जाके मैं दूसरा लेके आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, शांत रहो बस। केशव जी, जब तक आप मेरे सूने गले में फिर से मंगलसूत्र नहीं पहना देते, तब तक मुझे चैन कैसे आएगा? अरे पगली, मैं ले आऊंगा, तुम खाना तो खिलाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। इतना बोलकर सब खाना खाते हैं और तभी खाना खाते हुए जानकी बोलती है, अरे बहू, कल मेरी कुछ सहेली और पड़ोसन आ रही हैं तेरी मुंह दिखाई के लिए। कल? लेकिन क्यों? इतनी भी जल्दी क्या है उन्हें मुंह दिखाई की? क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही है बहू? कोई बात है क्या? कुछ नहीं माँ जी, मैं कहाँ हैरान हो रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ बड़ी जल्दी आ रहे हैं मुंह दिखाई को। तो इतना हकला क्यों रही है? खैर, मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म मैंने 5 बजे रखी है, तो तू थोड़ी तैयारी कर लियो और अच्छे से अपने हार वार पहनकर सुंदर सी साड़ी पहन कर आइयो, कहीं मेरी नाक न कट जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। कुछ देर बाद दोनों अपने कमरे में होते हैं, जहाँ टेंशन के मारे चंदा कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती रहती है और उसे देखकर केशव कहता है, अरे यार घूमना बंद करो, मेरा सर चकरा रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। अरे बता दो क्या बात है? अरे केशव जी, आपने सुना नहीं क्या? माँ जी ने क्या कहा? वो कल मेरी मुंह दिखाई कर रही हैं। बिन मंगलसूत्र और हार के मैं कैसे बैठूंगी मुंह दिखाई में? यार नेकलेस की कमी है क्या? शादी में इतने नेकलेस दिए थे लोगों ने, अरे एक तो आ ही जाएगा, पहन लो। नहीं आ रही है ना, इसलिए तो दिमाग खराब हो रहा है, तुम खुद ही देख लो। चंदा ये बोलकर कबर्ड से सारी ज्वेलरी उसे पहनकर दिखाती है और उसकी मोटी गर्दन में वो बिल्कुल नहीं आते। हार इतने छोटे होते हैं कि 2-4 उसकी गर्दन में इस कदर चिपक जाते हैं जैसे कि कोई चंदा का गला घोट रहा हो
और कुछ हार उसकी मैचिंग की साड़ी के साथ के थे भी नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं और क्या नहीं। मंगलसूत्र और मेरे साइज का बड़ा हार दोनों ही लाने हैं। रुको, मैं अभी गया और अभी आया, कल की टेंशन ही खत्म। कुछ देर बाद केशव अपने हाथ में छुपाकर एक संगल लाता है और चंदा से आंखें बंद करके कहता है, चंदा देखो, ये आ जाएगा और तुम्हारा गला वो तो सुना रहेगा ही नहीं। केशव जी, ये क्या बदतमीजी है। मैं आपको गाय भैंस देती हूँ जो ये अपने गले में डालूंगी। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे जान, सॉरी, मजाक कर रहा था, तुम्हें थोड़ा हंसाना चाहता था, लेकिन तुम तो हंसी नहीं। केशव जी, मैं इतनी परेशानी में कैसे हंस सकती हूँ। माँ जी ने मुझे कहा है कि मेरी नाक मत कटवाइयो। आप कल जल्दी से जाकर मेरे लिए मंगलसूत्र लेकर आओ और एक ज्वेलर से कोई अच्छा सा हार ले आना। वो वाला लाना जिसे किसी भी साइज में पहन सकती हूँ मैं। ठीक है, परेशान मत हो, कल सुबह जाके सबसे पहले मैं यही काम करूँगा। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे, एक स्टोन वाले मंगलसूत्र वो आजकल बहुत फैशन में है। आप वो ले आना, सुंदर सा कोई भी। ठीक है, मैं वही ले आऊँगा। अब अगली सुबह केशव ज्वेलर्स की शॉप पर जाता है और वो चंदा की मर्जी का मंगलसूत्र और बड़े साइज का हार भी लेकर आता है। शाम को चंदा अच्छे से तैयार होती है और औरतें भी आ जाती हैं। एक एक करके चंदा का घूंघट हटाकर औरतें उसे देखती हैं और शगुन देती हैं। तभी उनमें से उनकी एक पड़ोसन बोलती है, ये क्या जानकी, ये तेरी बहू है, तू इसे लाई है अपने बेटे के लिए? हाँ क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे जरा देख कैसी बहू लाई है। अरे गर्दन देख इसकी कितनी मोटी है। अरे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गांव में तूने कभी सुना नहीं, ऐसी मोटी गर्दन वाली बहुएं घर के लिए ठीक नहीं होती। ये क्या बकवास कर रही है तू? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानती। अरे जानकी, तेरी बहू के गले का हार तो देख जरा, ऐसा हार तो तूने भी कभी नहीं पहना होगा। और मंगलसूत्र देखना, ऐसे फैशन में पहना है कि बिल्कुल गले में चिपका हुआ है। कितनी मोटी गर्दन है इसकी। बिल्कुल सही बोली तू रमा, इसके कदम मुझे ठीक नहीं लग रहे। मंगलसूत्र कैसे पहने हैं? ऐसा कर जानकी, तू अपनी बहू के लिए गाय भैंस के गले में बांधने वाला संगल ले आ, वो जरूर आएगा इसे। हाँ हाँ सही बोली, तू मोटी गर्दन वाली बहू लाई है अपने घर में। बस बहुत हो गया, अब एक और लफ्ज भी मैं अपनी बहू के खिलाफ नहीं सुनूंगी। और रही गांव की बातें, तो हम गांव वालों में नहीं रहते हैं जो पहले की बातें माने। तूने अपनी बहू को देखा है कैसे लाई है सांवली सी? हमने या किसी और ने कुछ बोला कि तूने गोरे बेटे की काली बहू से शादी करवा दी? नहीं ना, तो तूने मेरी बहू को क्यों बोला? चंदा बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने जो जो बोला मैं शर्मिंदा हूँ अपनी बातों पर। इस तरह दोनों औरतें उससे माफी मांगकर उसे, जिसके बाद सब उसकी मोटी गर्दन में बड़े से हार के डिजाइन की बहुत तारीफ करती है। सब लोग मुंह दिखाई करके चले जाते हैं। जानकी अपने कमरे में आ जाती है और चोर हाथ में चाकू लिए आता है और चंदा का नेकलेस देकर उससे छीनने की कोशिश करता है। तभी वो चिल्लाती है, केशव जी कहाँ हो, मुझे बचाओ। अरे केशव जी, मुझे बचाओ। हिलने की कोशिश मत करियो, चुपचाप से खड़ी रह और हार निकाल के दे दे मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरे पति ने आज ही मुझे ला कर दिया है। छोड़ दे मेरी पत्नी को, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। देख ले, अब उनके पास चाकू है, तेरी पत्नी के आर पार कर दूं क्या? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, तुम ऐसा मत करो। केशव उसे उलझा देता है और उसके हाथ पर चाकू मारकर गिरा देता है, जिसके बाद वो चाकू को उठा लेता है। तभी वो चोर केशव को डराने के लिए चंदा की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है, मुझसे शान पट्टी कर रहा है तू? तेरी बीबी का टेटुआ दबा दूंगा और बिछा दूंगा इसकी लाश। एक हार नहीं दे सकता क्या पत्नी के बदले? अरे क्या चाहता है, दबा दूं उसका गला, ले लूं उसकी जान? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अरे मुझसे चालाकी की ना तो तेरी बीवी को ऊपर पहुंचा दूंगा, वो भी बिना टिकट के। शोर सुनकर जानकी चुपचाप पुलिस को फोन कर देती है और चोर से बोलती है, छोड़ मेरी बहू को, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा बुढ़िया, तू भी यहीं पर है, तेरी बहू तो गई। इतना बोलकर वो चोर चंदा की गर्दन दबाता है, लेकिन चंदा की गर्दन बार बार उसके हाथों से फिसल जाती है, जिसके बाद वो बोलता है, अरे कैसी औरत है ये, इतनी मोटी गर्दन है इसकी, अरे हाथ में भी नहीं आ पा रही है। अरे भाई क्या खिलाता है इसे? प्लीज छोड़ दो मुझे। वो इतना ही बोलता है कि पुलिस आ जाती है और चोर को पकड़ लेती है। तभी केशव बोलता है, अरे पुलिस कैसे आई?
पुलिस को किसने बुलाया? बेटा मैंने बुलाया, मैंने तुम दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। आज तो माँ जी ने मुझे बचा लिया, वरना वो चोर पता नहीं क्या करता मेरे साथ। शुक्रिया माँ जी, हम दोनों की जान बचाने के लिए। इस तरह पुलिस उस चोर को ले जाती है और सभी आराम से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे हमारे फगुनिया, क्या हुआ जी? हमसे नाराज हो का? जाइए, हमको आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो। अरे हमार कलेजा, जब तक तुम हमको कुछ बताओगी नहीं तब तक हम तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? हमरा वो बाजार में जाना है जहाँ पर 2 तोले का हार मिलता है और साथ ही लखनऊ की मशहूर मलाई गिलोरी खाना है। बताओ ना, हमको कब तक लेके जाओगे? अरे बस इतनी सी बात, चलो अभी ले चलते हैं। जाओ जल्दी से ना नई का साड़ी पहन के आ जाओ, हम लोग चलते हैं साथ में। जी हम भी अभी तैयार होकर आते हैं। पूजा अपने कमरे में तैयार होने जा ही रही थी कि अचानक राकेश की माँ सरला आ जाती है और पूजा को जाते देखकर कहती है, अरे बहुरिया, तुम कहीं जावत रही का? वो माँ जी, ये हमका मेला घुमाने ले जावत है, उसी के वास्ते हम तैयार होने जा रही थी। अरे क्या रहे मेला में, कछु नहीं, वहाँ कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। अरे माई, क्या हो गया? अगर हम लोग मेला चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी पूजा कहीं नहीं जाती है, अगर उसका मेला घूमने का मन कर रहा है तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई जी? आहा, बड़े आए लुगाई को मेला घुमाने वाले, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और मेले जाएंगे। ओ माई, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई काम नहीं करते हैं। अरे कम से कम तुमको पेट भरकर भोजन तो प्राप्त हो रहा है ना। बिटवा, खाली पेट भरने से कुछ नहीं होता है, सबको भविष्य के लिए जमा पूंजी की जरूरत होगी। कल को तुम्हारा मुन्ना होगा, उसको क्या खिलाओगे या पढ़ाओगे जब सब अपनी लुगाई पर ही खर्च कर दोगे तो? पर माई, परवर काल अल्लाह, सब तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आजकल के बच्चे कहीं भी अपने माँ बाप के सुनते ही नहीं है। लुगाई ने जो कह दिया बस उसको सिहाई की लकीर मान लेते हैं। सरला इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है। राकेश सरला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरला सुनती ही नहीं और सरला और राकेश में बहस हो जाती है, जिसे देखकर पूजा को बुरा लगता है और वो कहती है, रहने दो राकेश जी, आप माँ जी से बहस मत करो। घर में कलेश करके मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं घर में ही ठीक हूँ। तुम चुप करो पूजा, हम लोग मेला जाएंगे तो मतलब जाएंगे। नहीं, अब हमारा मन नहीं है, अगर आपको जाना है तो चले जाओ। पूजा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर का काम करने लगती है। राकेश बिहार का रहने वाला था, उसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे हुआ करते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता है और घर में खाने की तंगी हो जाती है, खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन राकेश घर आता है। अरे पूजा, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है हमको। जी वो, अरे बहुरिया, बता दे कि घर में खाने को कुछ नहीं है, जाकर कुछ कमा ले। घर में फगुनिया फगुनिया करने से और गांव भर में घूमने से कुछ नहीं होगा। बस लो, हो गई शुरू। अरे घर में चैन नहीं मिलता है तभी तो बाहर जाते हैं और खाना खाने के लिए आए हैं, ताने नहीं खाना है हमको। ताने से पेट भर के जाएं क्या? आप कहाँ जाने लग गई? बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को देती हूँ। नहीं, रहने दो। माँ ने इतना ताना दिया है ना कि पेट भर चुका है। मैं कुछ अनाज खरीद कर लेकर आता हूँ, ठीक है? राकेश इतना बोलकर अपने घर से निकल जाता है और काम ढूंढने लगता है। जैसे तैसे करके कुछ पैसे कमाता है और घर में अनाज लाकर देता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और राकेश अपने घर का इसी तरह से गुजर बसर करता है। ऐसे ही एक रात राकेश और पूजा आपस में बातें कर रहे होते हैं। पूजा, हम क्या सोच रहे थे कि हम पटना जाकर कोई नौकरी देख लेते हैं ना जी। पर वहाँ कौन सा काम मिलेगा आपको? अरे पटना इतनी बड़ी जगह है, वहाँ कोई ना कोई काम धंधा तो हमको मिल ही जाएगा। कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? अरे गांव में घूमते कब तक रहेंगे? कम से कम बाहर जाएंगे तो 4 पैसे तो कमाएंगे ना, और उससे हमारा घर भी चलेगा। हाँ ये तो ठीक है, तो कब तक आप पटना जाने वाले हो? थोड़ा पैसे तो पहले कमा लो, अब इतनी दूर जाऊंगा तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना। अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाओ। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और राकेश गांव में कुछ काम करके थोड़े पैसे जमा करता है और पटना चला जाता है। पटना में वो कुछ दिन इधर उधर काम ढूंढता है और उसको एक दुकान पर काम मिल जाता है। दुकान का मालिक महेश दिल का बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक दिन महेश दुकान पर आता है। का हो महाराज,
क्या कर रहे हो? दुकान की सफाई कर दी? जी मालिक साहब, कर दी है। अच्छा एक बात तो बताओ महाराज, तुम पान खाते हो कि नहीं? खाते हैं मालिक, आप लाकर दोगे तो जरूर खा लेंगे। अच्छा बिटवा, तुम अपने मालिक को ही चूना लगाने की सोच रहे हो? अच्छा चले जाओ, तुम अभी अपने पैसे का 2 पान लेकर आना, हम पैसे तुमको बाद में दे देंगे। और सुनो, पान में कत्था थोड़ा ज्यादा लगवाना। जी मालिक। राकेश इतना बोलकर पनवाड़ी के पास जाता है और उससे 2 पान लाकर महेश को देता है। उसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं और तभी महेश बोलता है। अरे ओ राकेश, तुम कभी अपने घर वाले के बारे में नहीं बताया। कौन कौन है तुम्हारे घर में? अरे वो कहा है ना मालिक, हमारे घर में हमारी पत्नी और बूढ़ी अम्मा है। अरे तुम अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़कर आ गए। ऐसी पत्नियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, वरना बहुत कुछ गलत हो जाता है। अरे क्या मतलब मालिक? अरे महाराज, हमारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी याद तो बहुत आती होगी ना, और तुम उसको गांव में छोड़कर आ गए। क्या करे मालिक, लुगाई के पास रहने से ही सारा दिन तो निकल नहीं जाएगा ना, उसका पेट भरने के खातिर कमाना भी तो पड़ेगा ना। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो महाराज। कब तक बीवी के पल्लू से बंधे रहोगे? आखिर कमाना भी तो बहुत जरूरी है ना। अच्छा मालिक, आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में तो बस हम और हमार तन्हाई है। बीवी भरी जवानी में छोड़कर हमार चली गई। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है मालिक कि आपकी मालकिन आपको छोड़कर किसी और के साथ चली गई। ऐसी औरत तो किसी की सगी नहीं होती है। ए लड़का, गोली से मार देंगे जो हमारे रज्जो के बारे में कुछ बोला तो। हमार रज्जो हमको छोड़कर भगवान के पास चली गई है, समझा? अच्छा मुझे माफ करना मालिक, हमको ये सब नहीं पता था। बक बुड़ बक, कोई बात नहीं। हम जिसको भी ये सब बताया हूँ, सबने ऐसे ही बोला है, और हमार को तो ये सब सुनने की आदत सी हो गई है। अच्छा मालिक, एक बात पूछे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जाकर अपना काम करो। थोड़ा सा तुमसे बतिया क्या लिए, तुम तो सर चढ़ने लगे। महेश इतना बोलकर उसको काम पर लगा देता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और महेश और राकेश दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपनी बातें एक दूसरे को बताया करते हैं। ऐसे ही एक दिन महेश परेशान होकर बैठा हुआ था। उसे परेशान देखकर राकेश उसके पास आता है। क्या हुआ महाराज, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, तुम जाकर अपना काम करो। हमारे दुकान में काम करते हो, काम ही करो। हमारे बाप बनने की कोई जरूरत नहीं है। राकेश को महेश की बात बुरी लगती है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी महेश उसे रोक कर कहता है। रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो। नहीं नहीं मालिक, हम तो काम करने जा रहे हैं। हम एक नौकर है, भला एक नौकर आपके साथ कैसे बैठ सकता है? अरे महाराज, हम तो मजाक कर रहे थे। तुम तो सारी बातें दिल पर लेकर बैठ गए। बहुत गलत बात है। अरे हमें पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। साले अपने बाप से मजाक करते हो। अच्छा चलो बताओ, अब काहे के लिए परेशान हो रहे हो? क्या बताएं महाराज, हमार काम धंधा अच्छे से नहीं चालत बानी। पैसे वैसे है ही ना। अरे बस इतनी सी बात। अरे तुम एक काम करो, जाकर तुम कोनो बैंक लूट लो और हम दुकान संभाल लेते हैं। तुम तो बुड़बक हमको फंसाने वाला काम कर रहे हो। पुलिस तो हमको जेल में ले जाकर बंद ही कर देगी। नहीं नहीं, उससे पहले तुम्हारी सुताई करेगी, फिर जेल में बंद करेगी। तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो बे? तुम हमारा ही पत्ता साफ करने की सोच रहे हो। जब तुम अपनी दुकान के लिए इतने परेशान हो ही रहे हो तो और क्या करे महाराज। बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सही में तुम हमार जिगर का टुकड़ा हो। हम यहाँ पटना में बहुत अकेले थे। तुम जब से आए हो हम बहुत खुश रहते हैं। अरे भाई, हम एक बिहारी हैं और बिहारी लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। एक बार जिसके गले पड़ जाए तो उसका जीना दुश्वार कर देते हैं, और किसी का साथ दे तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बिहारी सब पे भारी होता है जी। जिसके बाद महेश राकेश की बात सुनकर उसे गले से लगा लेता है और राकेश अपनी दोस्ती निभाते हुए महेश का हर तरह से साथ देता है। अगर आज माँ जिंदा होती तो मुझे ऐसा काम नहीं करना पड़ता। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? प्रिया खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी भाभी सुमन आती है। अरे ओ महारानी, जल्दी जल्दी हाथ चला, बाकी घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? भाभी, मैं काम कर तो रही हूँ, इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं। जुबान चलाती है अपनी भाभी से। मेरे बाप ने तेरे भाई को शादी में बहुत सारा दहेज दिया है और साथ ही नौकरी पर भी रखा है।
भाभी मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो, बहुत दिन हो गए हैं मैं बाहर खेलने नहीं गई हूँ। अच्छा, खेलने जाना है? ठीक है, चले जाना, लेकिन पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद। अगर मैं काम कर दूंगी तो आप पक्का मुझे खेलने जाने दोगी? जब मैं काम पूरा होने दूंगी तभी तो जाओगी। क्या हुआ भाभी, मैं जा सकती हूँ ना बाहर? हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकती हो। अब जल्दी से काम खत्म कर लो। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और प्रिया अपने कामों को जल्दी जल्दी करने लगती है। कुछ देर बाद वो अपना काम खत्म करके सुमन के कमरे में जाती है। भाभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। इतनी जल्दी खत्म हो गया? अच्छा, चले जाना, उससे पहले तुम थोड़े चावल को साफ कर दो। पर भाभी। अरे, बाहर जाना है तो काम तो करना होगा। वैसे भी कुछ देर में तुम्हारे भैया आ जाएंगे, उनके लिए तो हमें खाना बनाकर रखना होगा ना। ठीक है। प्रिया इतना बोलकर चावल साफ करने बैठ जाती है और काम खत्म करके सुमन को बिना बताए खेलने चली जाती है। सुमन प्रिया पर बहुत अत्याचार करती, वो खुद तो आराम करती और सारा काम प्रिया से करवाती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सुमन प्रिया से आए दिन बैलों की तरह काम करवाती और खाना भी नहीं देती। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने पति राकेश के साथ बाजार से रक्षाबंधन के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा पानी ला दो। अच्छा तुम रुक जाओ, मैं प्रिया को बुलाता हूँ। राकेश प्रिया को पानी लाने के लिए कहता है। प्रिया पानी लेकर आती है और पानी देते हुए कहती है, भैया आप मेरे लिए लेकर आए हो क्या ये? क्या लेकर आए मतलब? तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं भाभी, कहीं जाना नहीं है। आप दोनों तो रक्षाबंधन के लिए कपड़े लेने गए थे ना, तो मेरे लिए कौन सा कपड़ा लेकर आए हो? अच्छा, वो क्या हुआ प्रिया, हम लोग बाजार में तुम्हारे लिए कपड़े ले रहे थे, लेकिन हमें पसंद ही नहीं आया, तो हमने सोचा कि ले भी ले और तुमको पसंद भी ना आए तो पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे ना। हाँ छोटी, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। और कपड़ों को क्या है, वो तो लोग शो ऑफ करने के लिए पहनते हैं। अरे पुराने पहन के बांध दियो ना, वैसे भी तुझे कहीं जाना तो है नहीं। जाना है तो बता दे, नहीं जाना है ना तो फिर क्या दिक्कत है। और वैसे अगले साल ना पक्का दिला दूंगा तुझे। हाँ प्रिया, वैसे भी तुमको तो पता है ना कि तुम्हारे भैया की तनख्वाह इतनी नहीं है कि हम सभी के लिए कपड़े ले सके। भाभी अगर आपके लिए राखी है तो मेरे लिए भी कुछ नहीं है क्या? अगर आज माँ जिंदा होती तो आप मुझे नए कपड़े देते ना। अगर तुमको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे कपड़े पहन लेना, मैं अपने भाई के पास नहीं जाऊंगी, तुम ही अच्छे से राखी बना लेना। नहीं, रहने दीजिए भाभी, मैं इस बार भी अपनी राखी ऐसे ही बना लूंगी। मुझे तो रक्षाबंधन से मतलब है, वैसे भी मेरा भाई तो मेरे पास है, आपका भाई दूर है, आप खुश रहो बस। प्रिया इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। प्रिया के जाते ही राकेश कहता है, बेचारी छोटी दुखी हो गई, फिर से उसने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी। आहा, बड़ी दया आ रही है बहन पर, कपड़े की ही कुर्बानी दी है ना कि अपनी जान दी है। जाने दो उसको, चलो खाना खाकर सो जाओ। सुमन इतना बोलकर राकेश को खाना देती है और सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह प्रिया घर का सारा काम करके पुराने कपड़े पहनकर अपने भाई को राखी बांधती है। कुछ समय बाद सुमन नए कपड़े पहनकर अपने मायके चली जाती है। सुमन को जाता हुआ देखकर प्रिया की पड़ोसन विमला घर आती है। क्यों प्रिया बेटी, तेरी भाभी मायके गई है क्या राखी मनाने? हाँ भाभी, मायके गई हैं अपने भैया को राखी बांधने। चलो ये तो अच्छी बात है, तूने राकेश को राखी बांध दी ना? हाँ, उसके बाद ही भैया भाभी गए हैं। क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? और तूने नए कपड़े क्यों नहीं पहने? या पुराने कपड़े में ही राखी मना ली क्या? भैया के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो इस बार मेरे लिए कपड़े नहीं लेकर आए। बोला है अगले साल ला कर देंगे वो। पर तेरी भाभी तो बिल्कुल नए कपड़े पहन कर गई है, उसके लिए पैसे है और तेरे लिए नहीं। भाभी को अपने मायके जाना था, मुझे घर में ही रहना था, इसीलिए पुराने कपड़े में भी ये साल निकाल दूंगी। भाभी जब से आई है भैया के पास पैसे ही नहीं बचते हैं। तू अपने भाई को क्यों नहीं बोलती है? तू ही हर बार कुर्बानी क्यों देती है? नहीं, मैं उन दोनों के लिए खुश हूँ। घर में लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि मैं अपने भैया भाभी की बात मान जाऊँ। आखिर वो भी तो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं ना। बेटा, ये मर्द जात होती ही ऐसी है, बीवी के आते ही उसके इशारे पर नाचने लगते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे भाई को समझ आएगा कि तेरी खुशी उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा चल, मैं चलती हूँ। विमला इतना बोलकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन प्रिया घर में आती है और रसोई में खाना लेने जाती है।
जब वो रसोई में खाना देखती है तो सारे बर्तन खाली होते हैं। रसोई में बस एक ही रोटी मिलती है। वो सुमन के कमरे में जाती है। भाभी आप सो गई क्या? नहीं, बोलो क्या हुआ प्रिया, तुमको कुछ चाहिए था क्या? नहीं, वो मैं पूछ रही थी कि आपने खाना बनाया है क्या? रसोई में खाना ही नहीं है। अच्छा, हमें लगा कि तुम आज घर नहीं आओगी तो तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया। एक काम करो, रसोई में देख लो, कुछ मिल जाएगा तो खा लेना, वरना सुबह जल्दी तुम्हारे लिए बना दूंगी। भूख तो अभी लगी है मुझे। देखो प्रिया, मेरे पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, वरना मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना देती। लेकिन अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम करो, मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगी। वैसे भी ये कोई पहला दिन तो नहीं कि मैं भूखी पेट सो जाऊंगी, ये तो हर दूसरे दिन होता है। प्रिया इतना बोलकर रसोई में जाकर पानी पीती है और सोने चली जाती है। दिन बीतते हैं और सुमन प्रिया के लिए एक रिश्ता लेकर आती है और प्रिया के पास जाती है। प्रिया, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या खुशखबरी है भाभी? आप अपने मायके जा रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा लड़का है, तुझसे बहुत प्यार करेगा वो। अच्छा, ये खुशखबरी कम और दुख खबरी ज्यादा लग रही है। हट पगली, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। लो देखो लड़के की फोटो, बिल्कुल सलमान खान के जैसा है, बहुत पैसा है इसके पास। पर भाभी, इसकी उम्र तो बहुत ज्यादा लग रही है। आप मेरी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से करवाना चाहती हो? अगर वो अधेड़ उम्र का है तो क्या हुआ, बहुत पैसा है इसके पास, बहुत अच्छा लड़का है ये तो हमसे दहेज भी नहीं ले रहा है। भाभी, मैं भी इंसान हूँ, कोई भेड़ बकरी नहीं कि आप मुझे किसी के भी साथ बांध दो। मैं इस बारे में भैया से बात करूँगी। प्रिया, तुमको तो पता है कि तुम्हारे भैया के ऊपर तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी है, और आज के समय में तुमको पता है कि कितना दहेज मांगते हैं लोग। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम इससे शादी के लिए मान जाओ। सुमन प्रिया के आगे रोने लगती है, जिसे देखकर प्रिया उसकी बात मान जाती है और शादी के लिए हामी भर देती है। कुछ देर बाद राकेश घर आता है और सुमन उसको लड़के की फोटो दिखाते हुए कहती है, सुनिए राकेश जी, ये देखिए प्रिया के लिए शादी का रिश्ता आया है। ये लोग बहुत अमीर हैं और इनकी दहेज की कोई मांग नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे इस बुढ़े के साथ मेरी बहन की शादी करवा रही हो? अरे मेरी बहन फूल जैसी, और कहा यह अधेड़ उम्र का आदमी। मुझे से कोई मतलब नहीं कि ये लोग दहेज ले चाहे ना ले, लेकिन हाँ, मैं ये शादी नहीं करवाऊंगा। और मेरी बहन ने बहुत कुर्बानी दे दी, लेकिन अब नहीं देगी। अब वो जो चाहेगी, जब चाहेगी, जैसे चाहेगी वैसा होगा। अगर इसकी शादी नहीं करवाओगी तो क्या अपनी बहन को सारी उम्र कुंवारी रखोगे? हाँ हाँ, रख लूंगा मैं अपनी बहन को घर पे बिठा के पूरी जिंदगी, लेकिन ऐसे आदमी से इसकी शादी नहीं होने दूंगा मैं। और हाँ, तुम भी ना मेरी बहन से इज्जत से और प्यार से बात किया करो। मेरी बहन कोई बकरी नहीं है जो किसी भी कसाई के हाथ में उसे सौंप दूं। राकेश और सुमन दोनों की बात प्रिया सुन लेती है और राकेश के इस फैसले को उससे बहुत खुशी होती है कि इस बार उसके भाई ने भाभी का साथ नहीं दिया और उसकी कुर्बानी होने से बच गई। दोपहर के समय जब नवेली अपने कमरे में चैन की नींद सो रही होती है, तभी उसकी सास अलबेली उसे बाजार जाने के लिए आवाज लगाती है। आवाज सुनकर वो नींद में कमरे से हॉल में आती है और आकर सोफे पर पसर जाती है। अरे बहू, कौन सी सोने की बीमारी लग गई है तोहे? भरी दोपहर में खराटे ले रही है। अरे उठ जा, सामान लेने बाहर जानो है। हाँ तो सासू माँ शाम को चल लेंगे ना। ऐसो है, इन अखियन को खोल ले और लिस्ट पकड़ के फटाफट बाजार चल मोरे संग। नवेली आंखें मलते हुए इस सामान की लिस्ट को देखती है और हैरानी से कहती है, सासू माँ, ये अपने घर का सामान है कि पूरे मोहल्ले का? क्या क्या लिख दिया लिस्ट में आपने? अरे गोबर बुद्धि, तेरो पति को जन्मदिन आ रो है, बाकी पार्टी के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, सामान लानो है। लेकिन इनके जन्मदिन पर 8 साड़ियाँ, ये तोहफे और बाकी सामान इनका क्या करेगा आपका बेटा? हाय दैया, अरे पार्टी में तेरी ननद और बाकी तीनों ससुराल वाले भी तो आएंगे, उनको का खाली हाथ भेजेगी यहाँ से? सबके लिए ही मैंने ये सारो सामान लिखो है। क्या ननद जी के साथ उनके ससुराल वाले भी आएंगे? हाँ, वो भी एक ना, तीनों ससुराल वाले आएंगे। ये सुनकर ही नवेली अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला किसी के 3 ससुराल कैसे हो सकते हैं, तो आपके इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ले चलते हैं कुछ समय पीछे। अलबेली देवी ने
अपनी बेटी तारा की शादी बहुत धूमधाम से एक अच्छे से घर में करवाई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अलबेली और तारा की सास उसे इतनी छोटी उम्र में विधवा बनकर जीवन नहीं बिताने देना चाहती थी, जिसके कारण तारा की दूसरी शादी भी एक रईस और अच्छे खानदान में करवा दी गई। लेकिन 6 महीने होते ही उसके दूसरे पति ने उसे किसी और लड़की के चलते डिवोर्स दे दिया। इस बात का दुख तारा के मायके वालों से ज्यादा उसके ससुराल वालों को था, इसीलिए उसने अपनी समधन के साथ मिलकर नवेली की ननद तारा की तीसरी शादी करवाई, जहां वो अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रह रही थी। इस तरह तारा के 3 ससुराल थे और तीनों ही ससुराल वालों से तारा के मायके वालों के अच्छे संबंध थे, जिसके चलते हर तीज त्योहार पर तारा के तीनों ससुराल वालों के लिए उसके मायके से तोहफे, फल और कुछ सामान जाया करता था। साथ ही हर पार्टी में भी नवेली की ननद के तीनों ससुराल वालों की शिरकत हुआ करती थी। अरे अब सर काहे को खुजा रही है, चलनो है कि नहीं चलनो है? अरे मना करूंगी तो कौन सा आप नहीं ले जाओगी, आती हूँ थैला लेकर। हाँ हाँ, साथ में मुंह भी धो लियो, कभी नींद में ही खरीदारी करती नजर आए। कुछ देर में दोनों सास बहू बाजार जाने के लिए निकल जाती हैं। समय बीतता है। नवेली के पति विनय का जन्मदिन आता है और सुबह से ही नवेली घर की सफाई में लग जाती है। शाम को घर की सजावट कर वो रसोई में खाना बनाने चली जाती है। शाम के समय उसकी ननद तारा अपने पति अंकुश और सास सुमित्रा के साथ आती है और फिर तारा के पहले ससुराल से उसकी सास कौशल्या और दूसरे ससुराल से ससुर दुग्गल जी भी आ जाते हैं। 8 बजते ही पार्टी शुरू होती है। विनय केक कट करता है और सभी उसे बधाई देते हैं। अपने आसपास नवेली को ना देखकर विनय रसोई में जाता है और उसे वहाँ खाना बनाते हुए देख उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, ये क्या बात हुई? तुम्हारे पति का जन्मदिन है और तुमने अभी तक उसे विश नहीं किया? कहाँ से करूँ, सारा दिन तो काम में लगी हूँ और अब भी अपनी ननद के तीनों ससुराल वालों के लिए पकवान तले जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ तो अपने समधी और समधनों से बतियाने में लगी पड़ी है। धीरे बोले यार, मेहमान सुन लेंगे। हाँ तो सुनने दो, कम से कम इसी बहाने बुरा लगेगा तो मेरी ननद का एक ससुराल तो कम होगा। अरे इतना तो सगे समधियों से भी भाईचारा नहीं होता जितना सासुर माँ ने मेरी ननद के तीनों ससुराल वालों से रखा हुआ है। वो बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ तारा आकर दरवाजे पर नॉक करती है। उसे देखकर विनय पीछे हो जाता है। तभी तारा कहती है, भाभी गर्म पानी मिलेगा, मेरी सासू माँ को चाहिए था। अच्छा, पर कौन सी वाली सास को, पहली या तीसरी? वो क्या है ना, 3 ससुराल है तुम्हारे, लेकिन सबका ख्याल रखना पड़ता है, तुम्हारी इस इकलौती भाभी को। कोई बात नहीं भाभी, मैं खुद ही ले जाती हूँ, आप अपना काम कर लीजिए। नहीं नहीं तारा, तू जा, मैं पानी लेकर आता हूँ। तभी तारा वापस हॉल में चली जाती है। कुछ ही देर में नवेली सभी के लिए खाना लगा देती है और एक एक कर सभी को खाना परोसने लगती है। तभी तारा की पहली सास कौशल्या कहती है, अरे नवेली बेटा, दुग्गल जी को खीर थोड़ी और परोसो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो वैसे भी शुगर का पेशेंट हूँ। तुम ना सुमित्रा समधन जी को परोसो, उन्हें ना बहुत पसंद है खीर। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, मेरी भी कोई उम्र रही है मीठा खाने की। हाँ तो एक काम करती हूँ, ये खीर मैं पड़ोसियों के घर जाकर परोस आती हूँ। अरे सासू माँ ने ननद जी के ससुराल वालों के लिए ही मुझसे मेहनत करवाकर खीर और ये पकवान बनवाए हैं। अभी आप लोग नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे अलबेली बहन जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब तारा मेरी बहू थी तब भी, और अब जब बहू नहीं है तब भी आप मुझे वैसा ही मान देती हैं जैसा कि तारा बहू की सास सुमित्रा को। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे नालायक बेटे ने तारा बहू के साथ रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आपने अभी तक मुझे अपना समधी माना हुआ है। अरे जा में कौन सी बड़ी बात है गई। तारा बिटिया के विधवा होने के बाद भी आपने बाकी दूसरी शादी के लिए सोची। कौन सास ऐसी सोच रखे है? और दुग्गल समधी जी, आप अपने बेटे से बढ़कर मेरी बेटी को मानते हो, जे कोई कम है का? सबसे आभारी तो मैं सुमित्रा बहन जी की हूँ। पिछले 2 ब्याह के बारे में जान के भी जाने तारा को अपनी बहू बनाने का फैसला कियो। उन सब की बातें सुन अलबेली की बहू नवेली कोने में खड़ी अपने पति से कहती है, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम्हारी माँ नाम की ही नहीं काम की भी अलबेली है। अरे यार,
बेटी के ससुराल वालों के नखरे उठाना कोई आसान काम है क्या? पर तुम्हारी माँ तो खतरों के खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो एक नहीं अपनी बेटी के तीनों ससुराल वालों का ऐसे ख्याल रखती हैं जैसे वो उनके अपने रिश्तेदार हों। अरे तुम चुप रहो यार। कुछ देर में अलबेली तारा के तीनों ससुराल वालों को कुछ तोहफे देकर विदा करती है। समय बीतता है। एक रोज जब नवेली अपनी सास के साथ टीवी देख रही होती है, तभी फोन बजता है और अलबेली कहती है, अरे तारा बिटिया, का हाल चाल है गो तेरो? और ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? आ गया 3 ससुराल वाली ननद का फोन। जरूर कोई बुरी खबर होगी। कभी कभी तो लगता है कि काश मेरी कोई ननद ही ना होती, क्योंकि ननद ना होती तो ननद के 3 ससुराल ही नहीं होते। परेशानी की असली जड़ तो ननद है। हाँ हाँ, मोहे सब समझ आ गई, रखती हूँ। अलबेली फोन रखकर अपनी बहू से कहती है, बहू, दामाद जी की बरसी हैगी तो? बरसी? हाय दैया, अंकुश नंदोई जी कब निपट गए सासू माँ। अब ननद जी की चौथी शादी करवानी पड़ेगी। हे भगवान, कितना बेरहम है तू। अरे नास पीटी, पूरी बात तो सुन ले। पहले ही अनाप शनाप बकनो चालू कर देती हैगी। अरे अंकुश दामाद जी भले चंगे हैंगे, वो तेरी ननद के पहले पति की बरसी का दिन आ रहे हो है। वाके लाने फोन करो तो तारा ने, चलने की तैयारी कर ले। सासू माँ, ननद जी को कहो ना कि वो अपने अभी के ताजा ससुराल पर ध्यान दे। पुराने 2 ससुरालों से जुड़े लोगों के बारे में इतना क्या सोचना। उनके चक्कर में मुझे और अपनी ननद के 3 ससुराल वालों की खातिरदारी करनी पड़ती है। अरे बहू, रिश्ते कोई कच्चे धागे ना होवत है जो पल में तोड़ के काम चल जाए। हाँ तो क्या हुआ, जूट की रस्सी है जो कभी टूटेगी ही नहीं। सासू माँ, ननद जी का ससुराल वाले, उनको संभालने दो। उनके चक्कर में आप मेरी चटनी क्यों बनाती हो? देखो, ऐसा ही रहा ना तो आपकी बहू अपना ससुराल छोड़ देगी। और कहाँ को जाएगी? अपने मायके, क्योंकि ननद जी की तरह मेरे 3 ससुराल तो है नहीं जहाँ एक सास से झगड़ा होने पर दूसरी सास के पास रोने चली जाऊँ। रुक, तू रुक अभी। झाड़ू कहाँ है? सासू माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे सुनो तो सही। तेरो मजाक तो मैं निकालती हूँ, रुक अभी। तभी उसकी सास बगल में पड़ी झाड़ू लेकर उसे सूतने के लिए दौड़ती है, तो नवेली अपने कमरे की तरफ भागने लगती है। गोल मटोल गोलावती अपने बेटे गौतम के रिश्ते के लिए पूरे परिवार के साथ लड़की वालों के घर पहुंचती है, जहां लड़की की मां इमरती सभी के हट्टे कट्टे शरीर को देखकर हैरान रह जाती है और हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे को देखकर मन में कहती है, हाय दैया, ये किन पहलवानों के घर से रिश्ता आया है मेरी कोमल के लिए। अभी इनको कप में चाय दूं या बाल्टी में? अरे बहन जी, क्या सोचने लगी? चाय रख दो, ठंडी हो जाएगी वरना। हाँ, कांता बहन ने बताया था आपके परिवार के बारे में। बहुत नाम है आपके परिवार का, खुद की कंपनी भी है। हाँ बहन जी, बिल्कुल ऊंचे और खाते पीते खानदान से हैं। वो तो देखने से ही पता चल रहा है। अब अपने गौतम बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की नहीं मिली, बल्कि हमें ही कोई पसंद नहीं आई। अब देखिए, हम खाते पीते हट्टे कट्टे लोग, तो बहू भी थोड़ी हट्टी कट्टी ही होनी चाहिए ना। फिर तो मेरी कोमल का रिश्ता यहाँ होने से रहा, क्योंकि कहाँ वो और कहाँ ये। बहन जी, अभी बिटिया को बुला लीजिए। माँ, पापा, देखो, लड़की जैसी भी हो हाँ कर देना। वैसे ही लड़कियाँ मुझे छोटा हाथी कहकर ना नापसंद कर देती हैं। गौतम बोल ही रहा था कि तभी इमरती अपनी बेटी कोमल को लिए वहाँ आती है। पतली दुबली कोमल को देखकर लड़के वाले उसे घूरने लगते हैं। इसीलिए नहीं कि वो खूबसूरत थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही पतली थी। तभी गोला देवी कहती है, यही आपकी बेटी कोमल है? जी बहन जी, वो क्या है ना, कुछ दिनों पहले थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इसका वजन घट गया थोड़ा। थोड़ा घटा है? हमें तो लग रहा है थोड़ा ही बचा है। अरे वजन में क्या रखा है, इंसान का व्यवहार ठीक होना चाहिए। आप खड़ी क्यों हैं कोमल जी, बैठ जाइए। जी मेरा भी यही मानना है। कुछ देर दोनों पक्षों में बातचीत होती है और सभी लड़का लड़की के फैसले का इंतजार करते हैं। तभी कोमल कहती है, माँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। पक्का ना बेटी? तो इस मोटे ससुराल में रह तो पाएगी ना? माँ, अभी मैं पतली हूँ तो क्या ससुराल भी पतले लोगों का ही मिलेगा? देखो, मेरा रिश्ता हो रहा है ना, वही बहुत है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है माँ पापा। बेटा एक बार फिर सोच ले, जहाँ इतने रिश्ते देखे हैं, वहाँ 2-4 रिश्ते और देखने में मेहनत कर लेंगे। अरे पापा, सारी उम्र क्या रिश्ते ही देखता रहूंगा। अभी मेरी शादी हो जाए बस, मुझे लड़की पसंद है। अब मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेती माँ जी।
गौतम और कोमल की हाँ कहते ही दोनों परिवार वाले एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और कुछ ही समय में दोनों की शादी का दिन आता है। दोनों मंडप में आते हैं और शादी की रस्मों के लिए गौतम वेदी पर बैठता है, तो वेदी उसके मुकाबले छोटी होने के कारण वो आधा जमीन की तरफ तो आधा वेदी पर बैठा हुआ था। तभी वो कहता है, सासू माँ, वेदी थोड़ी छोटी नहीं है? बेटा, वेदी तो इतनी ही होती है ना, तुम ही कुछ ज्यादा फैले हुए हो। अरे बेटा, तो एक काम कर, दोनों वेदी पर तू ही बैठ जा। बहू तो पतली सी है, एडजस्ट कर लेगी, क्यों समधन जी? अरे पतली है तो क्या, दूल्हे की गोद में बैठ जाए दुल्हन। कुछ ही देर में पूरे विधि विधान के साथ गौतम और कोमल की शादी हो जाती है और वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। और इस तरह पतली कमसिन कोमल अपने मोटे ससुराल में गृह प्रवेश की रस्म कर कदम रखती है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। एक रोज नाश्ते के समय गुल्लू लाल कोमल से कहता है, बहू जरा मक्खन लगाकर 2 पराठे और देना। 2 पराठे और ससुर जी? अभी तो आपने 4 खाए हैं। देखिए, सादा खाने से आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। अरे बहू, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तू अपनी बोल कि तुझे ज्यादा पराठे बनाने तो भारी नहीं पड़ रहे ना। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? माना मैं खाती कम हूँ, लेकिन काम में काम चोरी नहीं करती। ये लीजिए ससुर जी पराठे। अच्छा बहू, मैं कह रही थी जल्दी से तैयार हो जा, आज तुम दोनों को मंदिर जाना है भगवान और पुजारी जी का आशीर्वाद लेने। हाँ सासू माँ, बस मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही देर में तीनों कार में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ विशेष आरती और पूजा करके दोनों पुजारी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर गौतम वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर लौटते हुए रास्ते में उन्हें उसके मोहल्ले में रहने वाली सुमति मिलती है, तो दोनों सास बहू को देखकर वो कहती है, कैसी है गोलावती, और ये सूखी सी लकड़ी कौन है तेरे साथ? सूखी लकड़ी नहीं, मैं इनकी बहू कोमल हूँ आंटी। अच्छा, तो ये है तेरी बहू। वो मैं मुंह दिखाई में आई नहीं थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं, पर अब पता चल रहा है कि मोहल्ले की औरतें वो बात क्यों कह रही थी। बात? कैसी बात? वही कि पतली बहू का मोटा ससुराल, मतलब अब ससुराल वाले इतने खाते पीते मोटे हट्टे खाटे हैं, लेकिन बहू झाड़ू की सीख से ले आए। अरे तो मेरी बहू हमेशा ऐसी पतली सुकड़ी थोड़ी रहेगी। अरे वो भी खाते पीते घर की बहू है। हाँ हाँ, वो तो है ही, मैं तो बस वही बता रही थी जो लोग कह रहे थे। चलो चलती हूँ मैं। तुम दोनों सास बहू को देखकर याद आ गया कि मुझे कद्दू और ग्वार फली लेने बाजार जाना है। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने रास्ते निकल जाती है। तभी गोलावती अपना सर खुजाते हुए कहती है, हमें देखकर इसे सब्जी की याद क्यों आई और ये हंसकर क्यों गई? मोटा शरीर और उससे भी मोटी बुद्धि। हंसकर नहीं, आपको कद्दू और मुझे गवार फली कहकर मजाक बनाकर गई है हम सास बहू का। चलिए अब। तभी सास बहू अपने घर चली जाती है। समय बीतता है। धीरे धीरे कोमल भी अपने ससुराल के माहौल में ढल जाती है। एक रोज गौतम अपने शर्ट के बटन लगा रहा था, लेकिन उसके मोटापे के कारण वो एक बटन लगाता तो दूसरा खुल जाता। तभी कोमल नाश्ता लेकर वहाँ आती है और उसका ये हाल देखकर कहती है, बस अब यही तो होगा, मोटापे के कारण कपड़े भी शरीर पर रुकने को राजी नहीं है। कितनी बार कहा है, मैं मोटा नहीं हूँ, बस खाते पीते घर का हूँ। बस अभी मुझे मत सिखाओ। खाते पीते होने का मतलब ये नहीं कि खा पी कर फूलते ही रहो। बताओ, अब तो तुम्हें डबल एक्सेल शर्ट भी छोटी हो रही है। देखो, मेरी मानो बढ़ता वजन बीमारियां लाता है। हाँ हाँ समझ गया, अभी नाश्ता कर लूँ? जी नहीं, ये नाश्ता मैं अपने लिए लाई हूँ। आप तो आज बिना नाश्ते के ही जाओ। अरे अरे कोमल सुनो तो। अरे कोमल नाश्ता वापस लेकर वहाँ से चली जाती है और ना सिर्फ गौतम को बल्कि अपने सास ससुर को भी वो यही सलाह दिया करती थी, लेकिन सभी उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। एक रोज संडे के दिन दोपहर के खाने में कोमल सबके लिए खिचड़ी बनाकर रखती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे ये तूने अपना खाना हम सबको क्यों परोस दिया बहू? हाँ बहू, ये खिचड़ी विचड़ी में कोई स्वाद नहीं होता। हाँ तो कभी कभी बिना स्वाद की चीजें भी खा लिया कीजिए, और खिचड़ी पौष्टिक होती है। अरे हमें नहीं भाती है खिचड़ी, और छुट्टी के दिन तो कुछ स्वादिष्ट बना देती बहू। आप कैसे लोग हैं, आप ही बताइए। अच्छा लगता है क्या जब लोग कहते हैं कि ये देखो, पतली बहू को मोटा ससुराल मिल गया, जहाँ इंसान नहीं एक छोटा हाथी और 2 छोड़िए बहू तो तू कौन सी ठीक ठाक है। मेरा बेटा छोटा हाथी तो उसके सामने गिलहरी मालूम पड़ती है। बस कीजिए आप लोग। अरे क्या मोटा पतला लगा रखा है,
कोमल, तुम्हें हमारी सेहत की फिक्र है, मानते हैं, लेकिन हम भी तो धीरे धीरे ही अपने खाने की आदत में कंट्रोल कर सकते हैं ना। इसलिए अपने इन मोटे ससुराल वालों को थोड़ा समय दो। हाँ बहू, और देख तू भी तो पतली है, लेकिन हमने कभी तुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं की ना। अब लोगों का क्या है, वो पतली बहू का मोटा ससुराल कहते हैं, पर उन्हें क्या पता कि तुझे अपने इस मोटे ससुराल में किसी बात की कमी नहीं है। ये तो आपने सही कहा ससुर जी। अपने पतलेपन को लेकर जितने ताने मैंने सुने हैं वो सब मैं ससुराल आने के बाद भूल ही गई हूँ। यहाँ मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोगों ने मुझे पसंद किया। हाँ, तो इसी बात पर हम सब आज खिचड़ी का ही लंच करेंगे। तभी सब हंसने लगते हैं और एक साथ मिलकर खिचड़ी खाते हैं। और इस तरह कोमल अब अपने ससुराल वालों की खुशियों पर ज्यादा ध्यान देती, ना कि लोगों की बातों पर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।